नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। जिस प्रकार से बीजेपी ने हरियाणा के अंदर 6 सीटें लोकसभा की डिक्लेयर कर दी हैं, अब कांग्रेस इन सीटों पर किसको उतारेगी और किस तरह का मुकाबला रहने वाला है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आने वाले समय के अंदर राजनीति किस प्रकार करवट लेगी। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बीजेपी ने तो अपनी 6 सीटें जो है वो घोषित कर दी हैं, हालांकि पहले ही आपने उनके नाम बता दिए थे कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इनको इन सीटों पर ला सकती है, अगर हॉट सीटों की अगर बात की जाए। और दूसरी बात कि मुकाबला कैसे रहने वाला है, किस प्रकार से जो आगे की राजनीति है वो चलने वाली है सर। भारतीय जनता पार्टी ने कल रात को 6 सीटों की घोषणा की है। जहाँ तक हॉट सीट्स की बात है, लगभग 5-6 सीटें हॉट सीट मानी जाती हैं हरियाणा में। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 की घोषणा करी है और कुल मिला के 10 में से उन्होंने लगभग ये मान के चलो कि एज पर हमने जिस प्रकार पहले ही आपस में डिस्कशन किया था कि 6 नए कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे। दो तो नए नए दिखाई दे गए हैं जी 6 में, बिल्कुल सर। और आने वाले 2 दिन के अंदर आपको 4 और नए कैंडिडेट दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के लिए भी कई सीटें महत्वपूर्ण हैं, परंतु भारतीय कांग्रेस भी अब ये देख रही है कि भाजपा आने वाली जो 4 सीटें हैं, जो कि इन पे भाजपा को भी काफ़ी जोर लग रहा है अभी किस तरह कैंडिडेट उतारे हैं, तो उन पे कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है काफ़ी। और वैसे भी कांग्रेस ये देख रही है कि भाजपा किन सीटों पे किस किस को उतारती है, उसी हिसाब से जातीय समीकरणों को ध्यान में रख के कांग्रेस अपने चुनाव कैंडिडेट उतारना चाहती है। आज रात को कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, उसमें हरियाणा की कुछ सीटों पर विचार जरूर होगा। खासतौर पे ये जो सीटें जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने अब कैंडिडेट उतार दिए हैं, क्योंकि अब उनको सामने पिक्चर आ गई है, अब उनके हिसाब से कांग्रेस उतारे। कांग्रेस ने भी अब की बार, ये ठीक है कि प्रचार में तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। अगर आप टीवी का प्रचार देखोगे, आप यूट्यूब पे प्रचार देखोगे, आप मार्केट में प्रचार कांग्रेस ने भी ग्राउंड पे अब की बार सीटों को लेके काम किया है और एक व्यापक उन्होंने सर्वे भी करवाया है कि कौन सा कैंडिडेट विनिंग है और कौन सा कास्ट के हिसाब से सूटेबल बनता है। तो अब जैसे अब सीटों पे आपका भिवानी महेंद्रगढ़ पे आ जाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ पे भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर जी को दोबारा उतारा है, तीसरी बार ये मैदान में आए हैं। तो जो एक जाट कैंडिडेट हैं और इनको अहिरवाल में राविंदरजीत का अच्छा सपोर्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ के उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, क्योंकि उनके अलावा अगर किसी और को उतारते तो उनके लिए क्षेत्रवाद का नारा लग के उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी। भूपेंद्र यादव की चर्चा आई थी, फिर बाद में उनको इसलिए यहाँ छोड़ना पड़ा भिवानी। ये बात आ रही थी कि वो उनका डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है और वो भिवानी चुनाव लड़ते तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो जाती। अब कांग्रेस में 3 कैंडिडेट हैं इस समय कास्ट के हिसाब से, जिनका पैनल में नाम है। श्रुति चौधरी बंसीलाल परिवार से हैं, जो बंसीलाल की पोती हैं, और जो एसआर के ग्रुप है, किरण चौधरी, रणदीप, इस ग्रुप में वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ग्रुप है, जिसमें राव बहादुर सिंह यदुवंशी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं। अब ये देखने का विषय है कि जो ये आपका अहीर वोट है, अगर कांग्रेस राव दान सिंह पे, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा के वो नज़दीक है, दाव खेलना चाहती है मान लो, तो फिर राव बहादुर सिंह मेरे को नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठेंगे। वो जेजेपी या आईएनएलडी की टिकट पे मैदान में जरूर आएंगे। पिछले साल भी जो 2019 में भी यही हुआ था और उन्होंने लगभग 2.5 लाख वोट भी लिया था। तो ऐसे में श्रुति चौधरी भी मजबूत कैंडिडेट हैं। उन जैसे श्रुति चौधरी का भिवानी जिले में तो बंसीलाल के कारण दादरी और भिवानी जिले में व्यापक असर तो है, बट फिर महेंद्रगढ़ में जाके श्रुति कमजोर पड़ जाती है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के
सर्वे रिपोर्ट को सामने रख के कांग्रेस आज या कल में ये फैसला करेगी, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ अब को घोषित हो गया है, 2 दिन में मेरे हिसाब से हो जाएगा। फिर सीट आ जाती है आपकी रोहतक। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव लगभग लड़ना तय है, क्योंकि पीछे भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 7-8 हजार वोटों से भूपेंद्र हुड्डा हारे थे, अपना दीपेंद्र हुड्डा हारे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुविधा में है भी किसको उतारे मैदान में। अरविंद शर्मा की जो उनके पास रिपोर्ट है कि वो एंटी इनकम्बेंसी भी है उनकी, तो वो शायद अरविंद शर्मा को नहीं उतारना चाहते। अगर उतारना चाहते तो कल घोषणा कर देते अरविंद की। तो वहाँ से बाबा बालकनाथ जी का नाम आ रहा है, जो मठ के वो हैं, स्थलभोर मठ के हैं, और आजकल यूपी में विधायक भी हैं, राजस्थान में विधायक भी हैं, अलवर से पहले एमपी भी रह चुके हैं। तो अगर बाबा बालकनाथ आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक रोचक मुकाबला होगा। अब देखने का विषय ये है कि अरविंद शर्मा की अगर टिकट कटती है तो अरविंद भी चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि देखो जिस आदमी ने लंबी संघर्ष किया है, राजनीति की है, वो चुप क्यों बैठेगा। तो अरविंद ऐसे में करनाल में जा सकते हैं, क्योंकि करनाल उनका पुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से वो एमपी रह चुके हैं। तो वहाँ वो मनोहर लाल जी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अरविंद की टिकट कटने में कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी का भी हाथ है। मनोहर लाल जी की पसंद नहीं थे अरविंद। अब करनाल में ज़्यादा वोट बैंक क्या है, पंजाबी और ब्राह्मण। जो जैसे अपने भिवानी महेंद्रगढ़ में जाट और अहीरवाल है, वहाँ ब्राह्मण और आपका पंजाबी है। तो पंजाबी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया, तो ऐसे में अरविंद शर्मा लड़ सकते हैं वहाँ। मतलब भगदड़ बच सकती है, वो हाँ कांग्रेस में जा बिल्कुल। सकते हैं। सोनीपत में अब वैसे तो रमेश कौशिक की टिकट पहले से ही मान रहे थे कटनी, और 2 दिन पहले जो उनके बारे में एक सीडी चर्चा आया भी, उनका नाम है, एक चर्चा चली है। तो वो सीडी जो है ना सोनीपत वाली, वो रमेश कौशिक के लिए भारी पड़ सकती है। तो वहाँ उनका नाम लगभग कटना तय है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी या तो एक ब्राह्मण पे दाव खेलेगी या वैश्य पे, और दोनों के दोनों कैंडिडेट, चाहे ब्राह्मण योगेश्वर दत्त हैं, जैसे यंग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, सोनीपत में स्पोर्ट्स पर्सन का भी काफ़ी अच्छा वो है, या फिर कविता जैन, राजीव जैन, कविता जैन में से एक वैश्य समाज को एडजस्ट करना होता है। तो कांग्रेस की तरफ से ये लगभग तय है कि वहाँ से विजेंद्र सिंह, जो अभी कांग्रेस में आए हैं, वीरेंद्र सिंह के पुत्र, वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये उनका तो लगभग तय हो गया है, वो जो उनकी कांग्रेस से बात हुई है। जींद सोनीपत में पड़ता है उनका, और एक दो हल्के और भी जींद डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत में पड़ते हैं। और सोनीपत जाट बेल्ट है, जाटों का गढ़ है। अगर तो वीरेंद्र सिंह कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का भी समर्थन मिले, और पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सक्रिय राजनीति नहीं करूंगा, परंतु मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि कांग्रेस के सभी गुट एक मंच पे आए, इकट्ठे हों। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो स्वाभाविक है विजेंद्र सिंह भी एक मजबूत कैंडिडेट है। इसके बाद जब ये सीटें तय होने लग जाती हैं तो आपका सोनीपत, रोहतक, भिवानी महेंद्रगढ़, फिर आ जाता है सरसा। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, परंतु एक महिला के नाते वो दावेदारी थी, उसके ऊपर हाईकमान में अच्छे रिलेशन, परंतु मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उनकी टिकट में। तो अब ऐसी स्थिति में वहाँ की टिकट उनकी कटने के बाद अब सिरसा से आपके अशोक तंवर आ गए। अब कांग्रेस ऐसे में शैलजा को वहाँ उतार सकती है। भाई एक तो ये सिंपैथी लेने की कोशिश की जाएगी कि महिला की टिकट काटी गई है, और शैलजा का भी पुराना इलाका है सिरसा के अंदर, और काफ़ी लंबे समय सक्रिय रही हैं, वहाँ से सांसद भी रही हैं वो। अंबाला नहीं जाना चाहेंगी वो, क्योंकि अंबाला में एक तो सिंपैथी वोट है बंतो जी के लिए, कटारिया जी की वाइफ के लिए, और दूसरा नारायण अपने ये जो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री अब बने हैं, जो ये भी उसी बेल्ट से हैं, नारायणगढ़ के हैं, तो स्वाभाविक उनका फर्क वहाँ रहेगा। तो शैलजा मेरे को लगता है कि जाना चाहेंगी सिरसा। तो ये जो हॉट सीटें हैं, इनको लेके 2-3 दिन में
सस्पेंस दूर होगा। अभी तो महज कयास लगाए जा सकते हैं कि ये कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा, ये कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा, तो ये पोजीशन। सर, जिस प्रकार से शैलजा जी ने थोड़ी दिन पहले हिसार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि उनकी इच्छा जो है वो लोकसभा लड़ने की नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पार्टी हाईकमान कहेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। ऐसे में आप क्या मानते हैं, अगर वो बिना मन के चुनाव लड़ती हैं तो क्या किस तरह के जो है रिजल्ट आने की संभावनाएं होंगी? देखो, राजनेता जो बात कहते हैं भी ठीक है, मेरा मन विधानसभा लड़ने का है, बट वो बात नहीं होती। मन तो मुख्यमंत्री जी, मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री बने रहने का था। वो ये थोड़ा ना चाहते थे कि मेरे को हटा के लोकसभा में ले आओ, परंतु अब लोकसभा लड़ेंगे तो वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आज ही आपने देखा हो, जब वो उनके समर्थकों ने, कितने हजारों समर्थकों ने आज गुलाल उड़ाया, मिठाइयाँ बांटी हैं, भाई मनोहर लाल जी कैंडिडेट हैं हमारे, तो ये कोई बात नहीं है। सर, दूसरी बात, जिस प्रकार से भिवानी के संदर्भ में अगर बात की जाए, भिवानी में आपने बताया कि राव बहादुर सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरा राव दान सिंह जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते भी हैं। तीसरा श्रुति चौधरी जो कि मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर बात की जाए जातीय समीकरण में तो कौन सा सुटेबल जो है कैंडिडेट हो सकता है भिवानी में, इंदरगढ़ में? मैंने आपको बताया ना, कैंडिडेट तीनों मजबूत हैं। जहाँ तक श्रुति की बात है, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है, और दूसरा महेंद्रगढ़ से वो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका महेंद्रगढ़ का भी वोट बैंक है। बंसीलाल परिवार का एक उनको टैग है, तो वो मजबूत हैं, और उनके पास यहाँ वर्कर भी है। और दान सिंह जी अगर लड़ते हैं तो उनको एक दिक्कत ये आ सकती है कि बहादुर सिंह खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे में फिर वो अहीर वोट को काट देंगे, वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और अगर एक अहीर मैदान में आता है तो फिर धर्मवीर जी के लिए भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि अहीर जब कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो मजबूती से लड़ेगा अपने लिए। मतलब उस तरफ से अच्छी जो है वो लीड ले सकता है। हाँ, इसलिए कैंडिडेट तीनों अपने अपने मेरिट्स हैं। अब कांग्रेस की जो सर्वे लिस्ट है वो क्या कहती है, ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे कि हॉट सीट कांग्रेस किसको लड़वा सकती है, हालांकि हमने जो है आज ही जो है बता भी दिया है कि किस तरह के कैंडिडेट आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सर्वे जो है वो भी कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। उनको जिस हिसाब से लगेगा कि जो मजबूत कैंडिडेट कौन सा है, लेकिन फिलहाल जो हमारा सर्वे कहता है, हमारे सर्वे के हिसाब से हमने आपको सारी जानकारी दी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।